नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही एक प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज़ को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा विश्व, भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर कोरोना महामारी से जूझ रही है और पूरे विश्व की अगर बात करें, भारतवर्ष की अगर बात करें तो 10 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 13,000 का आंकड़ा भी हम पार कर चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम 21 मार्च की अगर बात करें, जो जनता कर्फ्यू के बाद तस्वीर उभर कर आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था भारतवासियों से। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन ज्यों-ज्यों कोरोना अपना पांव फैलाता गया, कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि लोग कैजुअल हो रहे हैं, कोरोना वायरस के प्रकोप को हल्के में ले रहे हैं। जम्मू की अगर बात करें तो जिस तरह पिछले एतवार को पत्नी टॉप में भारी तादाद में लोग पहुंचे थे, कहीं ना कहीं कोरोना की जो भय है वो उनको लग नहीं रहा था। कुल मिलाकर जो लगातार केस बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू में भी मौतें हो रही हैं। इसको रोकने के लिए या इस पर अंकुश लगाने के लिए एक जनव्यापक अभियान की आवश्यकता है। ऐसे में जहां एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रही है, वहीं लोगों की भी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं एसओपीज वायलेशन ना करें। और ऐसे में आने वाले दिनों में क्या आशा हम एडमिनिस्ट्रेशन से, जनता के प्रतिनिधियों से और खुद जनता से कर सकते हैं ताकि इस कोरोना महामारी पर हम अंकुश लगा पाएं। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री चंद्र मोहन गुप्ता जी बैठे हैं। आप मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मंदिरों के शहर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी से जूझने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वागत है आपका। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर संदीप डोगरा जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री प्रदीप गंडोत्रा जी बैठे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं जम्मू सिविल सोसाइटी। आम आदमी क्या सोचता है, खासकर जम्मू सिविल सोसाइटी क्या सोचती है और क्या प्रयास होने चाहिए इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए। और इनके बिल्कुल ही साथ में जुड़ चुके हैं सरदार बलविंदर सिंह जी, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मैं सब शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, पिछले कुछ समय से जब से 21 मार्च के बाद जनता कर्फ्यू और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं, लगातार लोगों का आप आह्वान कर रहे हैं कि जो एसओपीज है उनका पालन करें। लेकिन पिछले कुछ समय से जो चुनौती बढ़ती नजर आ रही है, सर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब 22 मार्च से कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में, देश में और हमारे जम्मू कश्मीर में आया, यूटी के अंदर, तो हमारी टेस्टिंग बहुत कम थी। यहाँ टेस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती थी और धीरे धीरे टेस्टिंग बढ़ती गई। एक समय ऐसे आ गया कि देश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जम्मू शहर की, हमारे जम्मू कश्मीर की थी लगभग 19-20 हज़ार। अब मुझे लगता है शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हमारे केस भी ज़्यादा निकलते गए और उसका पूरा सिस्टम जो था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने संभाला हुआ था। चाहे आइसोलेशन वार्ड की बात करूँ, चाहे कोविड हॉस्पिटल की बात करूँ, चाहे क्वारंटाइन सेंटर की बात करूँ, धीरे धीरे पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और कॉरपोरेशन उसमें पूरा सहयोग कर रही थी। जहाँ जहाँ सैनिटाइज़र करना है, सैनिटेशन करनी है, और भी कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन उस वक्त इतना एक लोड पड़ गया था, जितनी लेबर थी, जम्मू माइग्रेंट लेबर थी या लोग जहाँ उसके कारण कोरोना वायरस के कारण वैष्णो देवी आए हुए थे, वो रुक गए, तरह तरह की यहाँ परेशानी थी। धीरे धीरे करके हमारी JNK की सारी लेबर बाहर थी, सारे स्टूडेंट्स बाहर थे, सारे लोग बाहर थे। वो एक बोझ हमारे ऊपर बोझ था पूरे देश के अंदर और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। धीरे धीरे सारे माइग्रेंट लोग, सारे स्टूडेंट जो वो अपने अपने घरों को चले गए, ट्रेनों द्वारा जैसे भी हो सकता था गवर्नमेंट ने बसें में भेजी, सब कुछ करके। जो हमारे लोग थे जम्मू कश्मीर के, मुझे याद है कि बार बार स्टूडेंट जो हमारे कोटा के अंदर थे, बाहर थे, बेंगलोर में थे या फॉरेन में थे, किस तरह धीरे धीरे करके 2-3 महीने में अपने अपने घरों में आए और सिस्टम सारा सेट हुआ। लेकिन अभी टेस्टिंग जो बढ़ी है उसके कारण जो है हमारे केस हमें ज़्यादा लग रहे हैं। और ज़्यादा नेचुरली बात है कि अगर 1000 टेस्टिंग होगी तो उसमें कितने निकलने हैं, 20,000 होगी तो उसमें कितने निकलने हैं। फिर भी हमारी प्रशासन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी LG गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा अंकुश लगा रही है। जहाँ भी कोई ऐसा पॉजिटिव केस आता है, इमीडिएट उसको जहाँ भी उस कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाना होता है, जहाँ भी
उसको पहुँचाना। हमारे इवन के हमारे अपने प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अरविंदा रैना जी श्रीनगर में गए थे, वसीम बारी जी की डेथ हुई थी, उनके भाइयों की, उनके फादर की, तो वहाँ वो उनको प्रॉब्लम आ गई, वो शायद रैना हॉस्पिटल में है, मुझे लगा रिकवर हो रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। मैंने स्वयं 2 बार टेस्ट करवाया, एक बार तो मैंने जनरल टेस्ट करवा लिया, कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारियों को हम टेस्ट करा रहे थे, मैंने और हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो हमारे चेयरमैन है बलदेव बलोरिया जी, हम दोनों ने उनके साथ करवा दिया। उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरीट में मिलने के लिए गया धीरज गुप्ता जी को, वो श्रीनगर से आए थे, उनकी वहाँ ड्यूटी थी एयरपोर्ट में, तो मुझे ये था कि मैं मिलूँ, तो हालांकि सैटरडे था, सैटरडे सेक्रेटरीट बंद होता, मैं फिर भी चला गया, बहुत से पेंडिंग काम होते हैं। हमारे होस्टिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वो हमारे सेक्रेटरी हैं, तो मैं उनको मिलने गया, मुझे ध्यान से निकल गया कि मुझे ये था हमारे काम हो, ये नहीं पता वो श्रीनगर से आए हैं, उनका टेस्ट हुआ, फिर मैंने मैं भी क्वारंटाइन में रहा, दोबारा टेस्ट करवाया। कहने का भाव ये है, टेस्टिंग बढ़ रही है। अब तो लखनपुर से कोई एंट्री होती है तो टेस्ट के बिना नहीं आता है, एयरपोर्ट में होती है तो टेस्ट के बिना नहीं आता, रेलवे स्टेशन में होती है तो बिना टेस्ट नहीं आता। फिर भी मैं कह नहीं सकता, कोई एक आध कोई ऐसा नीचे से या कोई ऐसा लोअर लेवल पे निकल भी सकता होगा। इसलिए ये हमें जो ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जहाँ केस आ रहे हैं वहाँ पूरा कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, शहर के अंदर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूँ, जैसे ही हमें रात को भी अगर फ़ोन आता है तो तुरंत हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है और इमीडिएट हम उसको सैनिटाइज करते हैं। और बाड़ू में भी, हर बाड़ में हमारे 4-4 पंप हैं, वहाँ भी हम इमीडिएट अपने कॉर्पोरेटर को जो हमारा सुपरवाइज़र सेंट्री या एसओ होता है उसको हम तुरंत फ़ोन करते हैं और उस घर को, उस गली को इमीडिएट हम सैनिटाइज करते हैं। मेरे साहब, जिस आपने कहा कि टेस्टिंग बढ़ी और यही कारण है कि जो केसेस हैं सामने आ रहे हैं, और जहाँ पर भी केस आ रहा है आपने कहा कि पूरी तरह सैनिटाइजेशन होती है। डॉक्टर संदीप, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कुल मिलाकर हमें याद है कि 1-2 एपिसोड हमने आपके साथ भी किए थे जब शुरुआत कोरोना महामारी की हुई थी। दोबारा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त है, लग रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें सर, जहाँ पर मेयर साहब ने टेस्टिंग का जिक्र किया, इस वक्त जो कोरोना महामारी, आप क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं जो बढ़ता नज़र आ रहा है? देखिए, 6 महीने हो गए हमें इस कोविड को जानते जानते। शुरुआती दिन काफ़ी मुश्किल थे, हमें पता नहीं था ये वायरस किस तरह का है, कैसा बिहेव करेगा। धीरे धीरे अब इसके बारे में जब हमें जानकारी मिल रही है, रिसर्च बढ़ी है आगे, तो आज हम बेटर इक्विप्ड हैं इसको हैंडल करने के लिए। हमने सही टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट किया। लॉकडाउन के दो मकसद थे कि एक तो उस समय जो ये इसका फैलाव था उसको रोकते, जिसको फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कहते हैं, वो हमारा एक मतलब एम था। और दूसरा था कि इसको निपटने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को तैयारी करनी थी उसके लिए हमें वक्त चाहिए था। तो लॉकडाउन से हमारे वो दोनों मुद्दे पूरे हुए। हमने अपनी कैपेसिटी एनहेंस की, हमने अपने हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके कंसर्निंग हैं, उन सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी जो है एनहेंस की। और नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू के थे या JNK के थे या इंडिया के थे, विजिबल्स बाकी कंट्रीज़ के, वो उतने नहीं आए जितने कि बाकी लोगों के आए, जहाँ पर जल्दी लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ। तो वहाँ तक सब ठीक था। उसके बाद में जैसे कि बार बार बात हुई थी कि जो टेस्टिंग कम है, उस पर बहुत काम हुआ। टेस्टिंग की जो कैपेसिटी को पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी लैब्स हैं, नई लैब बनाई गई, उसमें वो नंबर्स बढ़े और आज हम एक बड़े अच्छे मतलब रैंक पे हैं। पूरे इंडिया में हमारा जो रैंकिंग बड़ा अच्छा है और टेस्टिंग बड़ी अच्छी हो रही है। अब दिक्कत ये है कि ये एक्सपेक्टेड था कि लॉकडाउन खुलने के बाद में केसेस बढ़ेंगे। ये कोई पहले भी हमने देखा है, ये नेचुरल है कि हमें मालूम है कि जब भी आप मेयर्स को ऑफ करते हो, रिलैक्स करते हो, तो लोग जब बाहर निकलेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो उसके साथ में जो हमें एक उम्मीद थी आवाम से कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जो डू एंड डोंट्स थे, जो SOPs बनाए गए थे, उसका जो कंप्लाइंस था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी लोगों को और भी इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ताकि जो भी अब तक हमने कमाया है या जो हमने अचीव किया है वो ठीक तरीके से आगे चले। तो जैसे आपने कहा कि कैपेसिटी बढ़ाई गई है हेल्थ सर्विसेज को लेकर, प्रदीप जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू सिविल सोसाइटी क्या सोचती है, जो प्रयास, क्योंकि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रही है, वहाँ उसके बारे में क्या सोचती है, और लेकिन जो पिछले कुछ समय से जो एकदम राइज जो केसेस हैं उनकी एकदम इंक्रीज़ हो रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आम जनता इसको हल्के में ले रही है? सर, पहली बात तो ये है कि जो अनलॉक है, अनलॉक इज़ फॉर पीपल,
अनलॉक इज़ नॉट फॉर कोरोना। जी कोरोना को मैसेज नहीं मिला कि मुझे रुकना है, लोगों को मैसेज मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आप कुछ इंतज़ाम कर लिए हैं, एनफ बेड्स ले लिए हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, पीपीई किट्स हैं, और कोई इमरजेंसी होती है उसको हम संभाल पाएंगे। इसलिए लोगों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी, ये भी समझते हुए कि इकोनॉमिक फ्रंट पे कंट्री इतना बड़ा सेटबैक नहीं ले पाएगा जितना कि डेवलप्ड नेशंस ले सकते हैं। अमेरिका कैन अफोर्ड, यूरोपियन कंट्रीज़ कैन अफोर्ड, लेकिन इंडिया के पास इतना बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है कि वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं। तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पत्नीटाप जाके यहाँ नहर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आए हैं, इवन सड़कों पे हम देखते हैं लोग जिस तरह से कर रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं और काफ़ी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से खराबी होनी ही होनी है। बाकी जो इसके पहली बात तो क्योंकि मैं सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं पब्लिक को ये मैसेज दे रहा हूँ। अब दूसरी साइड एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर डोगरा हमारे साथ मार्च में भी यहाँ थे, उस समय अनसर्टेनिटी थी, उस समय किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि कोरोना कितना आएगा, क्योंकि जम्मू में तो उस समय केसेस ही नहीं थे, इंडिया में भी बड़े कम केसेस थे। तो उस टाइम पे भी ये लोग बड़े अलर्ट थे, इन्होंने बड़ा अरेंजमेंट्स किए। लेकिन एक चीज़ बड़ी दुखदाई है कि चाइना जो कि नंबर 1 था, आज चाइना 26 नंबर पे है, और इंडिया जो कि बिल्कुल बॉटम पे था, और लोग समझ रहे थे कि इंडिया ने खामखा में जल्दी में लोगों को घरों से निकलने का मौका भी नहीं दिया और इतना अच्छा स्टेप लिया कि लॉकडाउन कर दिया। लेकिन जब टाइम देखा तो चाइना वाले बिल्कुल बाहर निकल आए, हम जो हैं दसते जा रहे हैं आज भी। हालांकि मॉर्निंग में मैं देख रहा था डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात बताई कि जो टेस्टिंग है इज़ शोइंग गुड रिजल्ट्स, और उसमें कोई जिन लोगों पे टेस्टिंग की है वैक्सीन की, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट अभी तक नहीं आया है। तो अगर ये बात वाकई हो जाती है, और इंडिया बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, अगर इंडिया अपना वैक्सीन बनाता है या हार्वर्ड वाला लेता है, रशिया वाला लेता है, क्योंकि हमारे साथ मैक्सिमम कंट्रीज़ फ्रेंडली हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम पे चाइना से भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि चाइना ने जब टेस्टिंग की बात हो रही है, मेयर साहब ने फरमाया टेस्टिंग बहुत बड़ी है, हम बहुत खुश हैं, डॉक्टर साहब भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, हम आए दिन देखते हैं टेस्टिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको एक चाइना की बात बताता हूँ कि चाइना का जब री इरप्शन हुआ, री इरप्शन भी क्या हुआ कि बीजिंग में कोई 9 केस आ गए फ्यू डेज बैक। तो उन्होंने क्या किया, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम थे वहाँ सब लोगों को पालन कर लिया, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, और जहाँ जिस घर में निकला वो पूरा बंद कर दिया, कोई बाहर नहीं आने दिया। विद रिजल्ट सेकंड वेव को भी उन्होंने रोक लिया। तो आज वो 85,000 पे बैठे हैं और हम 10,77,000 पे बैठे हैं, और हम यहाँ बैठे हैं इस समय 5,000 केस और बढ़ गए होंगे, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ दोबारा रीचेक करो तो फिगर बढ़ जाती है, और इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि मतलब अमेरिका ने तो गलतियाँ की ही की। अमेरिकन लोगों का भी सिस्टम ऐसा ही है। कल परसों भी पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं हम मास्क ही नहीं लगाएंगे। तो दे आर डिफरेंट पीपल, दे कैन अफोर्ड टू हैव वट। लेकिन हमारे पास ना तो उतने हॉस्पिटल्स हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हेल्प की, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। जैसे सांबा में हमारा सेंटर से, मैं ट्रिब्यून में पढ़ रहा था 9 जुलाई को, वहाँ कोई 8 गेट हैं और एक ही गेट पे सिक्योरिटी रखी गई थी। पीछे से लोग स्लिप कर जाते हैं। वो जो लोग स्लिप किए उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव थे, जो लोग पॉजिटिव थे उन्होंने आगे फैला दिया। तो वो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल लानी, उसके लिए, क्योंकि डिज़ास्टर हमेशा तो आते नहीं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी गियर्ड अप नहीं होती है। या तो नी जर्क रिएक्शन कर देते हैं, अब जैसे कल कर दिया कि नहीं बंद, टोल प्लाजा पे भी बंद कर दो और यहाँ से भी बंद कर दो। जम्मू से कोई आदमी सांबा जाता है, वापस आएगा, फिर उसकी टेस्टिंग कर लोगे, यहाँ से जाएगा तब भी कर लोगे। प्रोविंस लेवल पे होता तो दैट वाज रिक्वायर्ड। तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक लर्निंग स्टेज पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी लर्निंग स्टेज पे है, लोग भी लर्निंग स्टेज पे हैं। लोगों को लगा कि अनलॉक हो गया
तो कोरोना ख़त्म हो गया, आप मज़े से सैर करो, पार्टियां करो, घूमो फिरो, कोई कोरोना हमें परेशान नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल सेटअप है नहीं, इस समय सारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, तो हालांकि ऑनरेबल मेयर साहब यहाँ हैं, इन्होंने बड़ा योगदान किया है, तो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके पास लोगों की सजेशंस आने का स्कोप ज़्यादा होता है, उनका इनबॉक्स खुला होता है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है उनके दरवाजे बंद होते हैं, उनको दो आदमियों ने जो बता दिया, या पीए साहब ने बता दिया या किसी सेक्रेटरी ने बता दिया, तो उन्होंने उसके हिसाब से डिसीजंस ले लेने हैं। इसमें जो जहां हम सबसे ज़्यादा, मैं खुद रेड क्रॉस गवर्निंग काउंसिल में रह चुका हूं, जो एनजीओज़ हैं लाइक रेड क्रॉस है या और बड़े अच्छे एनजीओज़ हैं जो कि बड़ा योगदान देते रहे हैं पास्ट में, जब भी यहाँ कोई भूचाल आता था, यहाँ कोई ऐसी आपदा आती थी। इस बार सरप्राइजिंगली हमने देखा कि एनजीओज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया, अगर कुछ एनजीओज़ आई तो अपने लेवल पे आई। इवन क्रिमेशन के लिए कुछ लोग सामने आए जिन्होंने कि मतलब ऐसा खुदाई काम किया जो कि मतलब सराहनीय योग्य है। कुछ लोग पब्लिक को सपोर्ट देने के लिए आए। ये जो क्वारंटाइन सेंटर की बात है, यहाँ हो सकता है ये गलत हो, लेकिन लोगों की कंप्लेंट यह है कि वहाँ खाना नहीं मिल रहा था, 2 पूड़ियाँ मिल रही थी और उसके साथ एक अचार का पीस मिल रहा था। इट कुड बी रॉन्ग, ये प्रेस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, मुझे फर्स्ट हैंड इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर हों वहाँ पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, पेड क्वारंटाइन होना चाहिए। और अब टाइम आ रहा है, कल की अगर आप रिपोर्ट श्रीनगर की देखते हैं तो डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े करके बोल दिया कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए होम क्वारंटाइन का, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे वो होम क्वारंटाइन की तरफ चलें, कि मतलब हॉस्पिटल्स में और स्कूलों में, और जो हम जैसे हमने सांबा में फैसिलिटी क्रिएट की है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो बहुत एक नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर वहाँ के वीडियोस देखें, जम्मू के नहीं, दिल्ली से मुझे कुछ वीडियोस आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में जो होता है वो नरक में भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पॉसिबल है। जब वो लोग रिएक्ट करते हैं, जब वो लोग जुलूस निकालते हैं अंदर, जब वो लोग नारे लगाते हैं, तब 500 आदमी इकट्ठा खड़ा होता है, और यहाँ 2000 की कैपेसिटी 2400 आदमी था। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहेगी? अपने घर में तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। उसके लिए अगर एक केयर टेकर, एक उसका कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हो जाए और स्ट्रिक्टली कर दिया जाए कि अगर होम क्वारंटाइन वाला बंदा सड़क पे कहीं पिक्चर में आ गया, या पड़ोसियों को भी एजुकेट कर दिया जाए कि आपका पड़ोसी, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि हमारी सोसाइटी में से कोई आदमी बाहर निकला, पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, उन्होंने उसको पिक कर लिया। तो ऐसी चीज़ें अवेयरनेस लोगों में फैला दीजिए कि अगर कोई आदमी क्वारंटाइन में है, होम क्वारंटाइन में, वो सबसे सेफ होगा, सबसे आइसोलेटेड होगा और उसका आगे स्प्रेड करने का चांस कम होगा। और तीसरा, टेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है, टेस्टिंग का वॉल्यूम यहाँ हालांकि बड़ी अच्छी बात है, बहुत वॉल्यूम हुआ, ये वैसे ही करना पड़ेगा कि स्टेडियम में बंदे इकट्ठे किए तो टेस्टिंग की। प्रदीप जी, आपने कई महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया। आपने कहा कि लोग कैजुअल हो रहे हैं पत्नी टॉप पे या फिर रणवीर कैनाल में जिस तरह लोग नहा रहे हैं, या फिर त्रिवेणनगर की तरफ जाइए जो अप्रवासी मजदूर हैं वहाँ पर नहा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना स्प्रेड हो रहा है। बलिंदर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कई इंपॉर्टेंट इशू को पिछले कई समय से डील कर रहे हैं, खासकर कोविड-19 को लेकर। वर्तमान में जो सिचुएशन किस नज़रिए से आप देखते हैं? सर देखिए, इस पेंडेमिक के दौर में सबसे पहले तो मैं सरकार के ऊपर किंतु परंतु नहीं करूँगा किन्हीं चीज़ों पे, क्योंकि सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एफिशिएंटली, हर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया काम करने की। नेगेटिविटी फैलाने का भी मेरा एज एन एक्टिविस्ट मेरा कोई वो फर्ज नहीं बनता, लेकिन हाँ, पब्लिक की तरफ से जब कहीं कहीं अगर कोई कमजोरियां हैं वो सामने लाना, मैं समझता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की राइट है कि वो पब्लिक सरकार को कम से कम फीडबैक दे, पर यहाँ आपकी चीज़ें कमज़ोर हैं, यहाँ ये कमज़ोर कड़ी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स कहाँ पर किए जा सकते हैं। मैं उन इश्यूज़ पे आऊँगा, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ उन इश्यूज़ पे जहाँ सरकार की कमज़ोरियाँ रही। सर सबसे पहले तो मैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टेस्ट की इन्होंने तादाद बढ़ा दी, मेयर साहब ने कहा, लेकिन उसमें एक सिस्टम सर ये भी आता है, टेस्ट उन लोगों के किए जाते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं। जो लोग सिम्टोमेटिक नहीं है, जिनको प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना है, उसके लिए वो मैंडेटरी किया जाता है। अगर वो नर्सिंग होम में जाएगा या बत्रा में जाएगा, उसको कहते हैं जाके पहले पर टेस्ट करा के आइए। आज से 3 दिन पहले तक जम्मू की जो लैब थी वो 4500 चार्ज कर रही थी।
पूरे हिंदुस्तान में सर रेट फिक्स किए गए, हरियाणा में फिक्स किया गया, पंजाब में फिक्स किया गया, दिल्ली में फिक्स किया गया, बाकी स्टेट्स में फिक्स किए गए। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूं कि हमारी रियासती सरकार इस इशू पे सोई रही। 4 दिन पहले तक मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करता रहा। कोई भी आप यहाँ बैठ के भी ट्राई कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का किसी ब्यूरोक्रेसी का फ़ोन नंबर लगा के देखिए, कहीं पर आपको फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। डायरेक्टर हेल्थ से मेरी बात हुई, उनसे मैंने कहा, कहते जी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिख दिया रेट फिक्स करने के लिए। 4 महीने से डॉक्टर साहब आप भी कह रहे हैं 4 महीने हो गए कम से कम कोविड की महामारी को जम्मू में आए हुए, अभी तक सरकार ने इसका जो ये प्राइमरी ये चीज़ होनी चाहिए थी, लोगों की रिक्वायरमेंट है पर टेस्ट करवाना है। अब किसी ने डिलीवरीज कराने के लिए जाना है, किसी ने कोई सर्जरी कराने के लिए प्राइवेट नर्सिंगों में जाना है, उसके लिए टेस्ट वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सरकार ने नहीं किया। 3 दिन पहले मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो मुझे ये लोगों को बताना पड़ा भाई रेट फिक्स नहीं है, सरकार को जगाना पड़ा। उसके बाद जाके नेक्स्ट डे ऑर्डर सब लैब्स को ऑर्डर आए एक सर। उसके बाद दूसरा एक अभी उसमें जाना चाहूँगा, इस वक्त प्राइवेट लैब कितने पैसे ले रही है टेस्ट के लिए? सर आज से 4 दिन पहले तक वो 4500 ले रहे थे। वो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं उनकी, सबको पूछ के आया, रेट्स उनके पूछ के आया। लाल पैथ लैब 2400 ले रही थी, SRL जम्मू में 4500 ले रही थी, यही SLR लुधियाना में, अमृतसर में, दिल्ली में 2400 ले रही थी। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी सरकार हमें कोई गाइडेंस दे ना, हमें सरकार कहे रेट फिक्स करो तो हम करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक हमें नहीं कहा। और अब तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके वेरी नेक्स्ट डे उनके रेट स्लैश डाउन हो गए, उनको 2400 कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये चीज़ें सरकार को प्रायोरिटी पे करनी चाहिए थी। उसके बाद सर एक जम्मू में कोविड हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर किया गया, गांधीनगर को टोटल डेडिकेट किया गया कोविड हॉस्पिटल, CD हॉस्पिटल को किया गया है, साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भी रखा गया है, और 35 बेड्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी रखे गए हैं। सरकार की यहाँ भी एक मैं जो कमजोरी सरकार की कहूँगा सर, जिस जगह जिस हॉस्पिटल के नाम कोविड लग जाता ना, वहाँ कोई दूसरा पेशेंट अंदर जाके राजी नहीं है। वो घबराते हैं भाई यहाँ पर कोविड के पेशेंट वो दूर से ही बाहर आते हैं, अंदर नहीं जाते। मैंने सुप्रिटेंडेंट GMC हॉस्पिटल को भी कहा भाई आप यहाँ पर आपके 35 बेड्स हैं, लेकिन लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए आप पब्लिक को कम से कम एक बार मीडिया को लेके ये बता दें भाई हमने एंट्री गेट अलग रखा हुआ है, बिल्कुल ही आइसोलेशन वार्ड रखा हुआ है। जो स्टाफ वहाँ पर काम करता है, 1 हफ्ता अगर डॉक्टर जो वहाँ काम करते हैं या स्टाफ मेडिकल स्टाफ काम करता है, उसके बाद 14 दिन उनको हम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो ये डेडिकेट, तो पब्लिक को ये नहीं पता, वो मेडिकल कॉलेज में रश खत्म हो गया है, इस वक्त लोग वहाँ नहीं जा रहे, ना ही प्राइवेट वाले उनको ले रहे हैं ना वो ले रहे हैं। तीसरी बात, ये हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं। अब मेयर साहब ने आते ही बार कहा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब बीजेपी के, मेरे छोटे भाई अरविंदर रैना जी, उनको भी पॉजिटिव निकला। और मैं इनसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, ये नहीं भाई उनके साथ ऐसा क्यों किया, नारायणा में किस कैपेसिटी में हमारे 2 ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ ट्रीट किया गया, किस कैपेसिटी में हमारे प्रेसिडेंट साहब को नारायणा में ट्रीट किया गया, वहाँ उनको कैसे भेजा गया। मैं कल की बात करता हूँ, कल मैंने नारायणा में फ़ोन करके पूछा भाई हमारा एक पेशेंट टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, क्या हम उसको यहाँ लेके आ सकते हैं? टोटली रिफ्यूज, आप यहाँ हम कोविड पेशेंट्स को एंटरटेन नहीं करते। सर मैं समझता हूँ लोग आज, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर, आप पॉलिटिकल पार्टीज में बैठकर अगर लोग सरकारी इदारों में नहीं जाएंगे, गांधीनगर VVIP ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है, गांधीनगर जो मैटरनिटी वार्ड 200 बेड्स का, उसको VIP के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ VIPs, अगर तब भी VIPs को अपने इस मेडिकल सिनेरियो पे भरोसा नहीं है, वो नारायणा में जाएंगे, जबकि ये SOPs की क्लियर कट वायलेशन है, क्योंकि नारायणा वाले किसी भी कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं करते। वहाँ के डॉक्टरों में प्रॉब्लम आ गई है, वो अब किसी को कह नहीं सकते, उनमें फर्क है। अब वहाँ पर भी लोगों को आना जाना बंद हो गया। डेडिकेट किसने किया? क्या ये वायलेशन नहीं है? मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या कि कोविड की, क्या अगर मेरे किसी रिलेटिव में कोई कोरोना होता है, 42 ईयर्स का यंग लड़का सरदार जी, एक तालाब तलब में उनकी डेथ होगी, क्या उसके घर वाले अगर अफोर्ड कर सकते हैं? मैं पूछता हूँ क्या नारायणा वाले उसको वहाँ एडमिट करेंगे? हमारे केरनी जी MC के जो 35 साल का यंग बेचारा कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट में या कहीं ना कहीं अगर कोई कोताही रही, क्या अगर वो पैसा खर्च करके नारायणा जाते हैं, क्या आप लोग उसको एलो करोगे? बिल्कुल एलो नहीं करोगे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पार्टी जब आई थी, उन्होंने कहा था वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन उन्होंने साबित नहीं किया। आज भी VVIP कल्चर जो सामने प्रिवेल करता है, खासकर इस कोरोना महामारी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एट पार ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर वहाँ कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मिलता है तो बाकी लोगों को भी इख्तियार होना चाहिए कि वो वहाँ पैसा खर्च के वहाँ जाएं, लेकिन बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नारायणा के गेट बंद है। अगर आप कहो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ, बिल्कुल नारायणा के गेट बंद है। सर एक छोटा सा एक इशू में आऊँगा। डॉक्टर साहब आप माइक्रोबायोलॉजी से हैं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, एक PCR का टेस्ट है और एक रैपिड का है। अभी हॉस्पिटल ने लास्ट मंथ 25,000 किट्स परचेज की हैं एट द कास्ट ऑफ
450 रुपीज़। उस कंपनी का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, बायोसेंसर हेल्थ केयर, ये साउथ कोरियन की कंपनी है। J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने इससे 25,000 किट परचेज की है, 450 की कास्ट है। अगर ये टेस्ट किट लिए हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इस टेस्ट किट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जो पब्लिक प्राइवेट में लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, जिनको ये कहा जाता है भाई अगर आप किसी हॉस्पिटल में आना चाहते हो प्राइवेट में, आपको टेस्ट करवा के आना है, क्या ये टेस्ट उसके लिए ये चल सकता है? क्या वो 450 रुपये की किट वाला टेस्ट वो करवा सकता? नहीं, उसको 4500 क्यों खर्च करना पड़े? सरकार को ये भी इसके लिए लोगों को बताना चाहिए था भाई रैपिड टेस्ट चलता है या नहीं चलता। अगर रैपिड टेस्ट की किट 450 रुपये की है तो मार्केट में टेस्ट का रेट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों की अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये भी सरकार ने कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया। एक मुद्दे पे मैं हो रहा हूँ सर, एक मुद्दे पे मैं हो रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसमें सरकार टोटल फेल रही। सर, डेड बॉडीज की, कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडीज की क्रिमेशन की जब बात आती है, सबसे पहले 12 मई को जम्मू में डेथ हुई। शास्त्री नगर में वो जुरिस्डिक्शन उसकी शास्त्री नगर में पड़ती थी। मैं शास्त्री नगर क्रिमेशन ग्राउंड का वहां पर चेयरमैन हूं उस कमेटी। वहां पर मुझे पुलिस अफसर का फोन आया कि इसकी डेड बॉडी की क्रिमेशन करनी है, मैं ले आइए। क्योंकि मैं अवेयर सिटीजन था, मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है WHO की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस पढ़ी है। मुझे पता है डेड बॉडी से कोरोना नहीं फैलता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पता नहीं क्या सोचा, उसकी डेड बॉडी को उठा के जोगीगढ़ में ले गए, वहां उसकी क्रिमेशन नहीं करने दी गई। इवन डेड बॉडी डिजर्व्स टू बी डिग्निफाइड क्रिमेशन, लेकिन नहीं की गई। वहां 2 कारपोरेटर सड़क में आगे खड़े हो गए तो उन्होंने रोका। सबसे पहले तो मैं ये समझता था कि सरकार उन कारपोरेटर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेती, FIR रजिस्टर करती, तो उसके बाद दोबारा कोई जुर्त ना करता। लेकिन अगर सर उन्होंने रोका, मैं उनको कसूरवार नहीं मानता, ज़्यादा कसूरवार एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्होंने इसलिए रोका कि कहीं इसकी क्रिमेशन से हमारे लोगों को खतरा होगा। सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, मैं खासकर हमारे मेयर साहब से भी ये पूछना चाहता हूं, इस इशू पे लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए आपकी तरफ से क्या अभियान किया गया? मैंने सर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये लेटर लिखी है, मेरे पास लेटर पड़ी है। मैंने कहा ये लोगों को सेंसिटाइज कीजिए, क्योंकि आज लोग रिश्तों को तार तार कर गए। आज हमारे जम्मू के सोशल फैब्रिक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कोरोना किसी का लिहाज नहीं करता, ये इवन यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी हो गया। ये गरीब अमीर नहीं देखता, किसी के घर में किसी को भी हो सकता है। सर अमूमन ये देखा गया, कई बार किसी की कनाडा में यूके में डेथ होती है ना, वो जाती बार अपने बच्चों को ये कह के जाता है भाई अगर मैं मर गया तो मेरी डेड बॉडी मेरे अपने एरिया में लेके जाना, मैं अगर बनी का हूँ तो मेरी क्रिमेशन वहीं करना, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी मिट्टी है। आज ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। जिसकी डेथ तालाब तिलों में हुई है उसको सिर में जाकर क्रिमेशन के लिए क्यों? अगर ये गाइडलाइंस, अगर सर आपकी ये गाइडलाइंस अगर कहती हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये आपकी गाइडलाइंस जो ये गाइडलाइंस आपकी कहती है, कोविड की गाइडलाइंस मेरी गाइडलाइंस नहीं है। इसके लिए आपने इसको लोगों में इसको सेंसिटाइज करने के लिए क्या किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया। मैंने डिप्टी मेयर साहब से दरख्वास्त की, कम से कम बाकी किसी को करें ना करें, अपने कारपोरेटर्स को बुलाएं, उनको ये गाइडलाइंस की अगर आपके पास टाइम नहीं है मुझे बुला दीजिए, मैं 10 मिनट आके लेक्चर दे दूंगा। पर इस गाइडलाइंस में क्लियर कर रहा है, क्योंकि आपके कारपोरेटर का फर्ज बनता था ये रोकना नहीं, आपके कारपोरेटर ने रोका। सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी बनती थी उनको बुलाइए, कारपोरेटर्स को सबको मीटिंग कन्वीन कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए आप मीटिंग कन्वीन करते हैं, इसके लिए मीटिंग कन्वीन कीजिए, लोगों को सेंसिटाइज कीजिए। पर डेड बॉडी की क्रिमेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिटी में कारपोरेटर्स का फर्क, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क था। सरपंचेस को बुलाते, पंचेस को बुलाते, उनकी एक मीटिंग कन्वीन करते, या SDM को कहते हर इलाके में अपने लोगों को सेंसिटाइज कीजिए। मेरी अभी भी जब मैंने देखा सरकार ने कुछ नहीं किया, SG महोदय ने कुछ नहीं किया, तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने कुछ नहीं किया। मेरी भटनागर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी इशू बहुत सेंसिटिव है, इस पर काम करेंगे, कुछ नहीं किया। मुझे हार के हानेपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के आगे एक गुहार लगानी पड़ी। तो मैं तसल्ली से कहता हूँ, खुशी है, उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया, उसने इसको PL ट्रीट किया। एडमिनिस्ट्रेशन को उसने लिखा भाई ये डिग्निफाइड बरियल उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन में क्यों ना हो, जहाँ उस शख्स की डेथ होती है वहाँ क्यों ना हो। तालाब तलों का शख्स उधमपुर में या उधमपुर का शख्स मुट्ठी में क्यों हो, जिस जगह जिसकी यहाँ तो आप कहिए ये गाइडलाइंस गलत है, अगर ये गाइडलाइंस ठीक है तो फिर उसकी जुरिस्डिक्शन में ही उसकी क्रिमेशन क्यों ना हो। बलविंदर जी, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, क्योंकि मेयर साहब से कई सवाल है। मेयर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक उभर के आई है, जिसका जिक्र प्रदीप जी ने किया है, बलविंदर जी ने किया है, एक लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत, उस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं जो इश्यूज उठाए हैं? देखिए, जहाँ तक आपका जो पोजीशन है, अब जो मैं ये कोरोना वायरस फैल रहा है जी, बाहर से लोग आए हैं, जैसा भी हुआ है, अब सबसे बड़ी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो हाथ जोड़कर विनती की है, 9 बार की है कि हमें अवेयरनेस सब लोगों को करनी है, चाहे वो हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, NGOs हैं, हमारे और भी लोग हैं।
चौराहों पे खड़े होके, हम 2-2 लोग खड़े होके वहाँ कहें भैया मास्क क्यों नहीं पहना, भैया मास्क क्यों नहीं पहना, भैया मास्क क्यों नहीं पहना। मैं कल की बात कह रहा हूँ, मैं रूपनगर गया हुआ था, सुबह वहाँ सैर पार्टी वालों ने मुझे बुलाया किसी पार्क में, शिवाजी पार्क में। तो जब हम वहाँ से निकले, वापसी आने लगे, तो एक कार वाले ने, एडवोकेट है बड़े, उन्होंने मुझे रोका, कहने लगे मैंने मास्क रखा था जेब में, आपने मास्क नहीं पहना हुआ है। बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैंने भैया एक फिंगर इधर कर रहे हो, 3 आपकी तरफ आ रहे हैं, आप भी पहनिए। अगर हमारी NGO जितनी है शहर में, जितने हम सोशल वर्कर हैं, हर चौराहे पे खड़े होकर इस चीज़ का संज्ञान लेंगे तो तभी हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं। कोई अभी तक इसकी मेडिसिन नहीं बनी है। दूसरा जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है 2 गज की दूरी, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा सारा। तीसरा वॉशिंग ऑफ हैंड्स, बार बार हाथ धोना, इसके लिए बच्चे को अवेयर करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा मजदूर साथी है, चाहे हमारा बड़े से बड़ा साथी है। चौथा, हाथों को सैनिटाइज करना, ये हम कह रहे हैं, लेकिन इतना जितना पब्लिक में जाना चाहिए, कॉमन मैन में जाना चाहिए, टॉक ऑफ द टोन बनना चाहिए, अभी नहीं बन रहा है। सरकार तो कह रही है, सरकार के पास कितना होता है, सरकार जो समाज कर सकता है ना, जो सिविल सोसाइटी कर सकती है, आप लोग और हम लोग कर सकते हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब को छोड़कर, तो हम लोग जो कर सकते हैं, इसको बलविंदर जी हमको बहुत ज़्यादा इसको फैलाना है, तभी जाके हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं। फिर भी हम जिस जगह, जिस स्थान पे जम्मू बैठे हैं, कोई भी देश में विदेश में यहीं भी कोई पूजा होती है ना, उसका जम्मू का नाम आता है, जम्मू द्वीपे भारत खंडे। जम्मू में दीपक जलता रहे और भारत हमारा अखंड रहे। ये जम्मू है, वैष्णो देवी के चरणों में है, बाबे वाली माता के चरणों में है, नगाली साहब जहाँ पे है, शादरा शरीफ जहाँ पर है, इतने संत, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, उनका पुण्य प्रताप है, हम लोग बचे हुए हैं अभी तक। तो इस काम को अगर जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है हमारा। पहले तो हम कहते थे भाई इससे डरना नहीं, ये नहीं करना, अब वो वक्त आ गया, अब डरने वाला वक्त भी आ गया, तो अवेयरनेस करने वाला भी वक्त आ गया। मैं बलविंदर जी से एक बात में सहमत हूँ पूरा, जैसे डेड बॉडी की बात आई है, मैंने डिवकाम से, DC से 3 महीने पहले, आपके इशू से पहले बहुत मैंने उगार लगाई कि मैं क्या, आप नहीं तो तो ऐसा करो, अपने अपने एरिया में जाने दो, जैसे आपने कहा है, नहीं तो एक तवी के किनारे आप एक शमशान घाट बना दो, उसमें एक शेड डालना है तो लकड़ वहाँ डाल दो, जो भी आएगा वहाँ जाएगा। तो इन्होंने ना जाने, ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, चाहे मुझे साली गद्दी छोड़नी पड़े, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बलविंदर जी मैं आपके साथ सहमत हूँ, हमें LG साहब ने कहा है, मैं ऊपर से ऑर्डर कर देता हूँ, जो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। पिछले हफ्ते हम मिले मीटिंग में, हम 6 लोग, मैं और डिप्टी मेयर, हमारे 3 चेयरमैन और 1 हमारे चीफ व्हिप। तो इसलिए आप फिर वही बात कर रहे हैं। इतना करने के बाद, जहाँ तक आप कॉर्पोरेटर की बात कर रहे हो ना, कॉर्पोरेटर बेचारा क्या करेगा। मेरे महल्ले में एक डेथ होगी तालाब तिल्लो में, वो वहाँ शक्तिनगर मेरी वार्ड में ही बुझलाने के लिए ले आए, मतलब उसकी डेड बॉडी को। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, मुझे फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो गए। तो मैंने बोला मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। फिर किसी ने बीच में आग छोड़ दी कि वो मेयर साहब की बात हुई, DSP के साहब के, तो यहाँ ही संस्कार करो, वो पूरे वहाँ फैला दी। तो मुझे फ़ोन आया, जी फलां बंदे ने कहा, फलां बंदे ने। मैं क्या, जहाँ जिसकी डेथ होगी, ऐसे जैसे रूटीन में हम लोग करते हैं पूरे शहर में, जितने भी हमारे बाड़ू में शमशान घाट हैं, मैंने आते ही ऊपर से आवाज़ 25 लाख रुपये दे दिया हर शमशान घाट के लिए, सुश्री समाधियों के लिए, ग्रेव यार्ड के लिए। तो इसीलिए ये थोड़ी पता है कोरोना महामारी आ रही है, भाई इसको हम डेवलप करें, अच्छा करें। यही है मेरा भी यही कहना है। मैं डिवकाम से बार बार कहा है, मैंने कहा जिस एरिया का आदमी है, जैसे आप कहा है बलविंदर जी ने, मैं सहमत हूँ आपके साथ, और उसी एरिया में उसको जाना चाहिए। ऐसे हम जाते हैं तो ऐसे आज क्या हो गया वो करने में। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। कारपोरेटर तो बेचारा फंस जाता है, जब 50 लोग 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें 2 शरारती होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 वो आग लगाने वाले होते हैं, पब्लिक तमाशा देखने चली जाती है। तो कॉर्पोरेटर अगर घर बैठा रहता है तो वो भी मरता है, जाता है वो भी मरता है। ये बात है, आप लोग अच्छी भली भांति समझते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस चीज़ का समाधान निकल आएगा, और जिस एरिया में वो डेथ होगी वहाँ जाने। कल को हमारे कैसे डेथ हो सकती है, सपोज करो मैं उस शमशान घाट शक्ति ने 50 लाख रुपये लगाया मैंने 15 साल में, तो मेरी डेथ हो जाती है, मेरे किसी संबंधी की डेथ होती है, तो मेरी डेड बॉडी वहाँ लेके जाएंगे तो वो धक्के मार के निकालेंगे हमारे परिवार पे, हमारे घर पर में, क्या किसी के साथ भी हो सकती है। मैं सहमत हूँ आपके साथ बलविंदर जी, मैं भी आपके साथ हूँ। किसी का कोई नंबर आ सकता है, इसमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन। जो लोग बच के आ रहे हैं और ट्रस्ट से बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे एक आपके शास्त्री नगर के महावीर प्रसाद जी हैं, वो दिल्ली रहे 3-4 महीने, वो दिल्ली से मुझे बार बार कहते रहे आने के लिए, और मैं यार वहीं रहो, फिर आ भी गए, उन मुझे सुनाए नहीं, आए यहाँ पे एडमिट हुए, 2 दिन में उनकी डेथ हो गई। किसी का बख्शता नहीं है, ना जात बरादरी देखता है, ना छोटा बड़ा देखता है, ना अमीर गरीब देखता है। तो बाकी एक बात में आपके सहमत हूँ, जो आप बोले नैना वाली
ठीक है वीआईपी वहाँ गए, मुझे नहीं लगता वो कोविड हॉस्पिटल नहीं है, हो सकता है उन्होंने 2-4-5 बेड का कोई अरेंजमेंट रखा हो जहाँ कोई वीआईपी के लिए, इमरजेंसी के लिए। मुझे कहने में जैसे हमारे कोई प्रधानमंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर जी हैं, राजनाथ सिंह जी अभी आए थे, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो वहाँ वीआईपी वहीं जाते हैं, उनको यहाँ नहीं लाया जाता शालामार में या इस हॉस्पिटल में, चेस्ट हॉस्पिटल में, किसी को दिखाने के लिए भी, ट्रीटमेंट करने के लिए। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कोई वहाँ कितने बेड हैं उनके पास, हैं कि नहीं है, कैसा है। मैं फिर भी आपके साथ सहमत हूँ। मैंने एक ही बात पढ़ी है लाइफ में, मैं जितना पढ़ा हूँ यही है कि द स्केल ऑफ जस्टिस मस्ट बी इक्वल। हर बात में यही रखता हूँ, कानून सबके लिए बराबर है, स्केल सबके लिए बराबर है। फिर भी हम आपके साथ हैं, सिविल सोसाइटी के साथ हैं, आप में से निकल गया, आप लोगों ने हमें यहाँ बैठाया हुआ है। आज मैं उस चेयर पे हूँ तो मेरी बहादुरी नहीं है, आप लोगों ने चुन के हम लोगों को भेजा है और हम लोग जहाँ बैठे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 4 महीने से मैं लगातार, संदीप जी आपको बताऊँ, एक दिन मैंने रेस्ट नहीं किया है। आज भी मैं लगातार 15 घंटे काम करता हूँ। अभी मैं काना चक सुबह गया था उठ के 7 बजे, वहाँ कोई काम था, वहाँ से होके आया, घर में हार्डली स्लाइटली जब वो किया ब्रेकफास्ट तो आपके से यहाँ से मैंने अभी बावे जाना है, बावे से फिर मैंने एक ब्लड बैंक है हॉस्पिटल वहाँ जाना है, उसके बाद आगे और प्रोग्राम है, चल रहा हूँ। बार बार सारे लोग कहते हैं जी 2 बार मैंने टेस्ट, मैं भी क्या हो गया 2 बार टेस्ट करा लिया, तीसरी बार कराना, तीसरी बार कराएंगे। तो लेकिन यह है कि पहले हमारा समाज है, आज हमारी जिम्मेवारी है। आज समाज ने अगर हमें चुन के जम्मू वासियों ने वहाँ बिठाया हुआ तो इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी, उनको हर किस्म की सुविधा देनी है, चाहे वो सैनिटाइजर करना है, चाहे कोई और काम है, किसी किस्म की हॉस्पिटल है। मैं गाय बगाए कॉर्पोरेशन छोड़ के बाकी काम करता हूँ। मैंने मुबारक मंडी के लिए 66 करोड़ रुपये सैंक्शन करा लिया, कॉर्पोरेशन का काम नहीं है। मैंने जम्मू जू के लिए 50 करोड़ रुपये सैंक्शन करा लिया, जम्मू इसका मतलब कॉर्पोरेशन का काम नहीं है। अदर देन मैं ऐसे काम करता हूँ। हमारे लिए सबसे पहले जम्मू वासी हैं, अगर उनके लिए हमारी जान भी जाए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि इस पैनल में आप ही वो टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। एक तो WHO और कुछ कंट्रीज़ की तरफ से कहा गया है कि जो ये कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सिंस अभी चाहे इंडिया की बात करें, UK की बात करें, रशिया की बात करें, जो वैक्सीनेशन है अभी ये इन्फेंसी में ही है, ह्यूमन ट्रायल्स का हो रहा है। तो ऐसे में इम्यूनिटी की अगर बात करें तो किस प्रकार अपनी इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं इस वायरस से बचने के लिए? सर अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं 1 मिनट इनका एक जवाब देना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया और यही बात है कि जो कम्युनिकेशन हमारा ओपन होना चाहिए। डाउट्स जो क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द टेस्ट जो आपने बात की, हमें परसों एडवाइजरी मिली है फाइनली इस टेस्ट को करने के लिए। किट आया, बहुत देर का आया होगा, लेकिन बिना जब तक गवर्नमेंट हाँ नहीं करती है हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। फ्राइडे को जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये हमें गो हेड मिला इसका। रही बात की इसको देखिए, ये जाना बड़ा ज़रूरी है आवाम के लिए कि हर टेस्ट हर जगह पे नहीं हो सकता। RT-PCR एक की सेंसिटिविटी अलग है, एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी अलग है, एंटीबॉडी टेस्ट की सेंसिटिविटी अलग है। RT-PCR कुछ लोगों के लिए बना है कि वो वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। एंटीजन टेस्ट जो है फ़िलहाल आज की डेट में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो हैं, जहाँ से आपने ये डाउनलोड किए हुए हैं, वो कहती हैं कि या तो आप इसको कर सकते हो कंटेनमेंट एरियाज़ में या फिर हाई रिस्क सेटिंग में। इसको हम आमतौर पर यूज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल ये आ गया है हमारे पास। शायद हम कल या परसों से CD हॉस्पिटल में हमारे जो एडमिटेड पेशेंट हैं जिनकी हमें रिपोर्ट जल्दी चाहिए होती है, अभी क्या होता है कि RT-PCR का सैंपल देंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे लग जाएंगे, पेशेंट बेचारा बैठा हुआ है, डॉक्टर बेचारा परेशान है कि उसको रिजल्ट चाहिए, पेशेंट को जवाब चाहिए, देर लगती है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे टेस्ट जो हैं जो इस सेटिंग के लिए रिकमेंडेड हैं, हम इनको वहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले। यानी कि जो एडमिटेड मरीज़ हैं, जिनकी सर्जरी करनी है, जिसकी डिलीवरी है, जो कोई ट्रॉमा का केस आया कोई, हमें जल्दी इसका जवाब चाहिए, वहाँ पे यूज़ करेंगे। बिकॉज इस पर कुछ लिमिटेशन है, इसकी सेंसिटिविटी में इशू है, हम इसको RT-PCR से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम इसको बाहर अलाउ कर देंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदे से, इसीलिए फ़िलहाल इसका तो यही इसका वो है। दूसरी बात मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुन रहे हैं आजकल न्यूज़ में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और उसके साथ साथ म्यूटेशन भी, म्यूटेशंस, वैक्सीन, ये सब लिंक्ड हैं। पहले मैं बात करता हूँ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की। अभी तक 6 महीने में हमने जो समझा सीखा कोविड की रिसर्च के बारे में, ये कोविड जो इन्फेक्शन है 3 तरीके से हो सकता है: ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और फोमाइड ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट वो होता है जब हम छींकते हैं, बात करते हैं, थूकते हैं, खांसी करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारे छाती से जो हवा निकलती है उसके साथ साथ में थूक या सिक्रीशंस के जो पानी के बुलबुले होते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट। इनका साइज़ एक बाल का 1/3 होता है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते बिकॉज इनका थोड़ा सा वेट होता है। 1-1.5 मीटर की दूरी के बाद में नीचे बैठ जाते हैं।
अगर उस दूरी के अंदर कोई आपके सामने खड़ा हुआ है तो वो ये कैच कर सकता है अगर उसने मास्क नहीं पहना या आपने मास्क नहीं पहना। तो ये तो प्रूवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा वाला जो है फॉर माई ट्रांसमिशन, कि अगर कोई इन्फेक्टेड है और उसकी सिक्रीशन जो है, उसके ड्रॉपलेट्स किसी चीज़ पे पड़े हैं, मोबाइल पे पड़े हैं सपोज, और किसी ने मेरा ये मोबाइल लेके इससे बात किया, तो वो इसे कैच कर सकता है जब वो उसको अपने मुंह पे टच करेगा। ये भी प्रूवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा वाला जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात आजकल हो रही है, अभी तक जो एविडेंस कहता है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन उन डॉक्टरों को हो सकता है, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को हो सकता है जो हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं, सैंपल लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अभी तक एरोसोल ट्रांसमिशन उस दायरे में, उस माहौल में प्रूवन है, हो सकता है, होता भी है। लेकिन ये जो नई फाइंडिंग थी, ये इसमें कहा गया कि शायद हो सकता है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन बाहर ओपन में भी होता है, हॉल्स में, पब्लिक में, जगहों, क्लोज कमरों में। उस चीज़ पे सारी बहस हो रही है इस समय। लेकिन अभी तक मैं आवाम को ये बताना चाहूँगा, अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया। जो भी रिसर्च इस पर हुई वो लेबॉर्ट्री सेटिंग में हुई, उन्होंने इसको रेप्लिकेट किया पूरे माहौल को, पर उसमें ये समझ नहीं आया उनको, अभी तक ये पता नहीं लगा कि क्या वो जो वायरस जो है, जो कि ये एरोसोल जो होते हैं, वो एक बाल का 1/100वां हिस्सा होते हैं, 1/100। जो ड्रॉपलेट है वो एक तिहाई है और एरोसोल 1/100 है। इट्स ए वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो जाहिर है कि वो हल्का होगा, छोटा होगा तो दूर तक जाएगा। लेकिन ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं कि क्या वो वायबल होता है कि वो किसी को इन्फेक्ट कर पाए। क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर है और इसका अभी तक जवाब नहीं है हमारे पास। लेकिन आप इस बहस पे अगर हम ना जाएं कि ड्रॉपलेट है या एरोसोल है, एक चीज़ बड़ी श्योर है, मास्क दोनों से बचाता है जी, इनफैक्ट तीनों से बचाता है। ड्रॉपलेट से भी बचाएगा, एरोसोल से बचाएगा और आपका फॉर्मेट से बचाएगा। तो बहस से बेटर है कि जो प्रूवन है उसको कंप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली मास्क के बारे में अगर हम बात करें, अब ये बिल्कुल क्लियर है, चाहे आप कपड़े का मास्क पहन लीजिए, चाहे आप गमछा बांध दीजिए, चाहे आप रुमाल बांध दीजिए, चाहे आप घर का बनाया बांध दीजिए, चाहे आप जो बाहर मिल रहे हैं वो बांध लीजिए, ऑल आर प्रूवन अगेंस्ट कैचिंग इन्फेक्शन। अफसोस की बात यह है कि एक नया कोविड बिहेवियर हम देखते हैं मार्केट में कि पहना भी हुआ, नहीं भी पहना हुआ, नाक ऊपर होगा या गले में होगा या मुंह भी कवर नहीं होगा, इसकी हमें समझ नहीं आती। ये उल्टा खतरनाक है, बिकॉज जब आप एक मास्क को बार बार उसकी पोजीशन गले से ऊपर लेते हो तो गला आपका एक्सपोज्ड है, ड्रॉपलेट जहाँ भी हो सकते हैं, आप डायरेक्टली वो हैवी डोज ऑफ ड्रॉपलेट्स को नाक में डाल रहे हो। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंप्लायंस टू मास्क। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपनी सेफ्टी है, ये आपकी फैमिली की सेफ्टी है, अपने सिटी की सेफ्टी है, अपने कंट्री की सेफ्टी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मास्क इस समय। और दूसरी बात है आपका जो है सोशल डिस्टेंसिंग। नंबर 2 बात पे आते हैं, हम बात करते हैं इसकी वैक्सीन की और हर्ड इम्यूनिटी की। दोनों लिंक्ड हैं। हमारा एक कुछ कंट्रीज़ ने शुरू में ये पोज किया कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं तो इससे बच पाएंगे, वो सब फेल हो गए। यूके का एग्जांपल बड़ा क्लियर है। फिलहाल अगेन हमारे पास ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इंडिया ने या किसी स्टेट ने या किसी देश ने इतनी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है कि वो कोविड के प्रकोप से आगे बच पाएँ। तो इस उम्मीद में ना रहें जब तक वैक्सीन हमारे पास नहीं आती है। वैक्सीन ही सबसे स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मीडियम है हर्ड इम्यूनिटी लाने का। 60, 80, 70% जो अगर हम ला सकते हैं तो फिलहाल वो वैक्सीन से आ सकती है। इस तरह से एक्सपोजर की जो कीमत है बहुत ज़्यादा होगी। तो फिलहाल ये हम इस पर अभी ना ही इस पर कोई उम्मीद रखें तो बेहतर रहेगा। चौथी बात रहेगी म्यूटेशंस की। देखिए म्यूटेशंस जो होती हैं वो हर वायरस की एक नेचुरल लाइफ होती है, वो इसके साथ मैं लिंक नहीं करूँगा। हर वायरस, चाहे वो सार्स रहा, चाहे वो मर्स रहा, चाहे वो पहले था, ये उसकी फितरत है कि वायरस ने म्यूटेट करना है। हमारा कंसर्न म्यूटेशन से ये होता है कि उसकी म्यूटेशन करने के बाद में उसका जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है क्या वो इतना बदला है या बदलेगा कि उसका इफेक्ट हमारे डायग्नोस्टिक किट पे पड़ेगा, या हम जो वैक्सीन बना रहे हैं उस पर पड़ेगा, या जो दवाई चल रही हैं या जो आगे बन रही है उस पर बनेगा। तो मैं अभी तक एश्योर करना चाहूँगा कि अभी तक एक नॉर्थ इंडिया की बड़ी अच्छी स्टडी आई है, तो म्यूटेशन डेफिनेटली वायरस में हो रही हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे कि ये हम कह सकें आज की डेट में कि इसकी विरुलेंस पे या इसकी इन्फेक्टिविटी पे कोई बढ़ाव हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल अभी हम उल्टा मैं कॉन्ट्रेक्ट ये कहना चाहूँगा कि जो फिलहाल इंडिया की स्टडीज़ हैं उस पर ये देखा गया है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है।
मतलब वायरस की जो कैपेसिटी है ट्रांसमिशन की, पर अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। फिलहाल हमें इसके ऊपर अभी हम कोई ऐसा कोई ठोक बजा के कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल म्यूटेशन ज़ाहिर है हो रही हैं, लेकिन बायोलॉजिकली वायरस वही है जो पहले था। डॉक्टर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की अगर बात करें तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दवाई एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए, ये भी एक साइंस को थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़ा गया। यूएस का आपको मालूम एग्जांपल है, यूएस के प्रेसिडेंट ने ये ड्रग के लिए काफ़ी एक केस बनाया अपना। तो अभी तक मैं वही बताना चाहूँगा कि अभी तक जो HCQ है, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, इसके जो है 3 इस्तेमाल जो शुरू में हमने देखे थे। एक वो है कि हम जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो हाई रिस्क लोग थे, वो इसको लेते थे ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। दूसरा कि अगर इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद लेने की बात थी। और तीसरा जो मरीज थे कोविड पॉजिटिव, उनके लिए अभी तक जो एविडेंस कहती है, जो भी ट्रायल्स हुए, जो बीच में बंद हो गए, फिर दोबारा स्टार्ट हुए, फिर दोबारा बंद हो गए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि प्रोफिलैक्टिक यानी कि हाई रिस्क वर्कर इसको ले सकते हैं। अगर किसी को एक्सपोजर होता है तो पोस्ट एक्सपोजर इसको ले सकते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला जो पॉइंट था, जहाँ पे इसको एज ए थेरेपेटिक इंटरवेंशन करके या इलाज के लिए यूज़ कर रहे थे, वो फिलहाल उस पर कोई एविडेंस नहीं है और उसके लिए इसको लेने की अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहले लोग के लिए ये ले सकते हैं। बलिंदर जी, योर रिमार्क्स क्या कहेंगे आप? सर देखिए, एक तो मैं मेयर साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और कोई नहीं, यहाँ हमारे मेयर साहब हैं। मेयर साहब, जैसे आप कहते हो कि वहाँ पर किसी ने क्रिमेशन नहीं करने दी, कारपेंटर क्या कर सकते हैं? जिस शास्त्रनगर की मैं बात करता हूँ, एक नहीं मैंने 2 क्रिमेशन कराई। फ़र्क ये था, लोगों को सेंसिटाइज किया। जिस दिन फर्स्ट डेड बॉडी आई, लोग इकट्ठा हुए, मैंने लोगों को कहा भाई नहीं, एज ए वेट सिटीजन मेरा फर्ज बनता है, किसी को हम रोक नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल गाइडलाइंस ना आए, इंस्ट्रक्शन ना आए, भाई आप यहाँ कोरोना पेशेंट्स की नहीं करोगे। सो मैं समझता हूँ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके वार्ड्स हैं, आपके कारपोरेटर्स हैं। अगर मैं शख्स यहाँ पर अगर 2 डेड बॉडीज की क्रिमेशन करवा सकता हूँ, आपके पास तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा सर, आपने आज से 1-1.5 महीना पहले जम्मू में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के वो क्रेडिट लेने की कोशिश की, भाई ये SRO हमने खत्म किया। मैं समझता हूँ उसके बजाय अगर जम्मू की होर्डिंग्स में आप ये लिखते कि ये जो एक इन्फेक्शन अनलाइकली टू स्प्रेड फ्रॉम डेड बॉडीज से कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाली, अगर SRO की जगह मैं समझता हूँ पॉलिटिकली ना जाके अगर इस कोरोना महामारी में उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते, फोकस करते, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी होर्डिंग साइट्स हैं, 1 महीने के लिए आप सब पे लिख देते हैं इसकी डेड बॉडी से क्रिमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ लोग सेंसिटाइज होते हैं। गवर्नमेंट आप ब्यूरोक्रेसी को कहते हो, मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन भी कहीं ना कहीं बहुत नाकामयाब रही। किसी ने भी आपकी तरफ से कहीं पर ना आपने ऐसा कोई डिस्प्ले किया, ना ही कोई आपने सेमिनार की। आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को कहते, तो मैं एज ए मेयर आपको कहता हूँ भाई ये गाइडलाइंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये हमारी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस कहती है डेड बॉडी की क्रिमेशन से फर्क नहीं पड़ता, तो लोगों में मैसेज जाता। सर आपने खुद ही कहा पत्नी टॉप में कैनाल में लोग बच्चे नहा रहे हैं। आप जमुनानगर की अगर बात करें, रणवीर कैनाल की अगर बात करें, जिस तरह कश्मीर में हुआ, राजौरी में भी 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, बारामूला में, अनंतनाग में, कश्मीर में खुद ही कई सेक्टर्स में, कई इलाकों में री लॉकडाउन को इम्पोज किया गया। क्या आपको लगता है कि जम्मू में जो सिचुएशन है, तालाब तिलों की अगर बात करें, विजयपुर में 19 से 24 तक एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन कर दिया, क्या अगर यही तस्वीर रही, क्या जम्मू में भी मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन को लॉकडाउन करना पड़ेगा अगर यही हालात रहे, लोग नहीं सुधरे? देखिए, लोग तो लॉकडाउन के दौरान भी सुधरे नहीं थे। लोग तो जब इंडस्ट्री खोली गई इकोनॉमिक्स को माइंड में रखते हुए, उस टाइम पे भी आपके सामने ही है कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के 40-50 केस निकले हैं। अभी और कितने हैं वो मालूम नहीं है, और उसकी ट्रैकिंग पूरी अभी हुई है कि नहीं हुई है, गॉड ओनली नोस। टेस्टिंग और ट्रैकिंग 2 सबसे बड़े टूल हैं जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें सिविल सोसाइटी में लगता है कि वो वॉल्यूम नहीं है जो होना चाहिए। जो बलविंदर जी ने 400 रुपीज़ वाले टेस्ट की बात की है, किट की बात की है, वो अगर 100% इफेक्टिव नहीं है, इंडिकेटिव भी है, तो उसको खुले आम अवेलेबल करवा देना चाहिए। उसको सड़कों पे उसकी वो होनी चाहिए। उससे ये होगा कि एक प्रिलिमिनरी उससे रिजल्ट्स तो मालूम होंगे। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो कि नंबर 1 पे था, जहाँ से स्टार्ट हुआ, उनकी गलती थी क्या था, लेकिन उसके बाद पूरा वर्ल्ड उनके साथ पॉलिटिक्स करने में लग गया, उनसे सीखने की किसी ने कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, उन्होंने बड़े ब्यूटीफुल स्टेप्स लिए। जहाँ तक आप लॉकडाउन की बात करें, आज वो कोई लॉकडाउन नहीं कर रहे। आज उन्होंने ये बोला है कि आप मास्क भी उतार दीजिए।
रीज़न क्या है, वो कंटेनमेंट जोन की बात है। वो ट्रैकिंग करके लास्ट पॉइंट तक जाके उसको पकड़ते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। यहाँ उस पर एक्शन नहीं होता। यहाँ एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है कि पेशेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, सांबा से निकले, बाकी जगह से गांधीनगर एक बार शुरू में हम जा रहे थे तो हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे यंग बच्चे खड़े थे, लड़के लड़कियां, वो कह रहे हमें बड़े दिन से रखा हुआ है, हमारे टेस्ट लिए, टेस्ट गुम हो गए, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरा, मैं इस समय लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी J&K में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। इस लॉकडाउन से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई हुई है और लॉकडाउन से भी ज़्यादा हमने जैसे कि एक दो प्रोग्राम्स भी किए हैं 4G के ऊपर। हमें 4G ना अवेलेबल होने की वजह से हमारे जो बच्चे बेंगलोर में, हैदराबाद में, बॉम्बे में काम कर रहे थे, वो जम्मू से अपना काम वर्क फ्रॉम होम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। जो कॉल सेंटर्स में बच्चे काम कर रहे थे, यहाँ पे हमारे टेलीफोन चलता है लेकिन उस पर कनेक्टिविटी नहीं है। जब कनेक्टिविटी नहीं है तो वो एम्प्लॉयर्स उनको निकाल रहे हैं। तो हज़ारों बच्चे जो हैं जो पहले एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, अब दोबारा करेंगे। ये किसी को लॉकडाउन से फ़र्क नहीं पड़ा था। लॉकडाउन से कोई वर्किंग में या ये जो सारी कोताहियाँ हुई हैं लॉकडाउन के दौरान भी हुई हैं। लॉकडाउन दोबारा पूरे जम्मू प्रोविंस में कर देना मुझे नहीं लगता लॉजिकल है। जम्मू में कोई ज़्यादा केसेस नहीं हैं। जो केसेस हैं वो ट्रैक करके बताए जा सकते हैं कि कहाँ लापरवाही हुई और वहाँ केस हुआ। लापरवाही को रोकना है। दूसरा, जो बलविंदर जी ने इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, डेड बॉडीज़ वाला, एक बड़ी ट्रेजिक बात हुई थी। आप सबको पता है, एक कश्मीरी पंडित फैमिली थी, उनकी दिल्ली से डेड बॉडी आई थी, उनके बच्चों को नहीं जाने दिया गया उनके पास और उनके नेफ्यूज़ ने किया और उनकी डेथ हो गई जी। तो कैसी सिचुएशन रही होगी। मतलब मुझे पूरी हमदर्दी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पूरी हमदर्दी है मेडिकल हमारे जो लोग हैं, लेकिन क्या किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इनके बाप की डेथ हुई है तो क्रिमेशन इन्होंने करनी है। तो उसमें उस टाइम पे उन पे इतनी सख्ती हो गई और कोई अगर VIP आता है तो वो खुले में घूम रहा है और वो कहीं भी जाके वो कर रहा है। हमें बेसिकली ट्रेसिंग और उसके ऊपर रोक लगानी है। हमें नहीं पूरा प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं जम्मू सिविल सोसाइटी के, क्या आवश्यकता इस बात की नहीं है, जिस डॉक्टर साहब ने इशारा दिया कि मास्क एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ लटका देते हैं, पहनते वो तो बड़ा नहीं गलत है। क्या आवश्यकता इस बात की नहीं है कि लोगों को भी सजग होना होगा? वो तो बड़ा गलत है। लोगों की ही वजह से सारा काम खराब हुआ है। अदरवाइज़ जम्मू की जो लिविंग हैबिट्स है और ज़्यादा ट्रैवल भी यहाँ से नहीं था, तो जैसे हमारी शुरुआत हुई थी, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, तो लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग नहीं किया, डंडे के जोर पे ही उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लोगों ने आज की डेट में भी किसी भी दुकान पे आप देख लो, किसी भी जगह पे देख लो, फैक्ट्रीज़ में देख लो, अगर यहाँ 50 केस निकले हैं पेप्सी में तो वहाँ कुछ ना कुछ कोताही की होगी तो इतने केस निकले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। अगर खांसी कुछ पेशेंट्स को आती है तो उसको सेग्रीगेट किया जा सकता था। तो फैक्ट्री चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इस तरह की गलतियां करना, या जो सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें 2000 की जगह 2400 रखना, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। वहाँ लोगों को खाना मुहैया ना करवाना या उनका टाइम पे टेस्ट ना करना। आजकल कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो स्केल अप नहीं की जा सकती। इंडिया तो वर्ल्ड की फार्मेसी है और अगर यहाँ किसी भी मुल्क में बना वैक्सीन तो यहीं से सारी दुनिया को जाएगा। ये ट्रंप भी जानता है, रशिया का प्रेसिडेंट भी जानता है, UK का प्रेसिडेंट भी जानता है। प्रदीप जी, समय की सीमा, बलविंदर जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे, जहां आपने एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी कमियां जिक्र की, श्रीनगर की अगर बात करें, SHMS पूरी तरह जैम पैक्ट हो गया है। वहाँ के डक एसोसिएशन डॉक्टर नसीर ने भी हाथ खड़े कर दिए। सिविल सोसाइटी की आम लोगों की कितनी भूमिका है कहीं ना कहीं ताउन करने की, जो SOPs हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करने की? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ, जहाँ हम सरकार को ये कहते हैं वहाँ हमारे भी अपने भी कुछ बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी बनती हैं।
अगर प्रधानमंत्री जी ये मन की बात में ये सबसे अपील लोगों से की कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, तो मैं समझता हूँ जम्मू में फिर भी कश्मीर से कंपैरेटिवली कुछ हद तक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी केसेस हम रोज देखते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के हैं, लोकल से हमारे कम है। कश्मीर में ट्रैवल हिस्ट्री कम है, लोकल बहुत ज़्यादा है। तो मैं सबसे आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सरकार को ही हर बात से कोसने, सरकार हर चीज़ का इलाज सरकार के पास नहीं है। जब एक सिविल सोसाइटी की तरफ से हम हर एक शख्स ये ना सोचे मेरी भी ड्यूटी बनती है, तो सरकार जितना मर्जी कर ले वो चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। एक चीज़ छोटी सी मैं आपके माध्यम से जरूर करना चाहूँगा, एक और बहुत बड़ा जो इशू है सर, वो है जम्मू में जो एयरपोर्ट से लोग आते हैं उनको जम्मू होटलों में ना रख के कटरा में भेज दिया जाता है सर। और टेस्ट की बुनियाद होनी चाहिए कि अगर आज आप आए हो कल शाम तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, सिर्फ 2 दिन का रेंट देना पड़ेगा आपको होटल में। ऐसा नहीं है, किसी का टेस्ट 2 दिन में आता है, किसी को 4 दिन का किराया देना पड़ता है। मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए 2 दिन मैंडेटरी कर दिए, भाई 2 दिन का किराया हमारे तरफ से, अगर 3rd डे डिले होती है तो then सरकार विल पे। ये लोगों के ऊपर 4-4 दिन मैंडेटरी ना कीजिए। दूसरा क्वारंटाइन सेंटर शार्ट में कह लूं, मेरे पास कल भी वीडियोस आए हैं क्वारंटाइन सेंटर के सर, मेल और फीमेल्स को इकट्ठा रखा गया है। 8 लेडीज रखी गई हैं, एक तालाब तक उदयवाला में सेंटर है, मेल्स को और फीमेल्स को एक ही जगह रखा गया है। 8 लेडीज और 150 जेंट्स है। मैं समझता हूँ ये कहीं किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेल्स का अलग होना चाहिए, फीमेल्स का अलग होना चाहिए। और वहां भी किसी लोगों ने मास्क नहीं लगाए, जो लोगों की बहुत बड़ी गलती है। और दूसरा जिन्होंने सजेशन दी, होम क्वारंटाइन सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर ये 150 लोगों में से 4 लोग भी पॉजिटिव हैं, इन लोगों को दोबारा कहां ट्रेस करोगे? जो 144 लोग बाकी थे उनको आप कैसे करोगे? होम क्वारंटाइन, उसके घर के बाद नोटिस लगा दीजिए, लोगों को कह दीजिए ये घर से बाहर ना निकले। होम क्वारंटाइन ज्यादा अच्छी सोल्यूशन है, ना कि क्वारंटाइन सेंटर जहां पर ये SOPs की फॉलो नहीं हो रहा, ना ही हमारी पब्लिक की तरफ से। कल का वीडियो जो है, मास्क नहीं लगे हुए, खाना ठीक नहीं मिल रहा, बेड पे लेडीज सोई हुई है, सबके घर में फैमिलीज हैं, नहीं कोई चाहेगा हर शख्स के सामने उसकी वहां सामने आराम सामने बेडों पे जाए। इस चीज को भी कहीं ना कहीं सेपरेट करने की जरूरत है, तो आप लोग देख सकते हो। मेरे साहब, क्योंकि आशा आपसे काफ़ी है और काम काफ़ी हो रहे हैं और कमियां, क्योंकि जब सिस्टम ओवरबर्डन होता है तो कमियां निकल के आती हैं, क्या प्रयास किए जाने चाहिए क्वारंटाइन सेंटर्स को बेहतर करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने? प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। जिस तरह ने कहा है कि ठंडी खुई के अंदर जो बहुत बड़ा राधा स्वामी सत्संग घर में क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ भी 8 गेट है। सबसे पहले मैंने वो राधा स्वामी सत्संग लिया था, मतलब उनसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास बाबू से नहीं दे रहे थे, तो उनसे लिया। फिर लंबा हो जाएगा, मैं बात करूंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। कमियां हो सकती हैं, कमियां रहती हैं, लेकिन हम कमियां दूर कर सकते हैं सिविल सोसाइटी के लोग। सरकार बना सकती है, समाज उसको चला सकता है। प्रदीप जी से मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ, बार बार चाइना का नाम ले रहे हैं। कौन सा चाइना? वो डेमोक्रेटिक देश है हमारा। हम वो चाइना वो अपना सच बताता ही नहीं है। चाइना झूठा है, चाइना मकार है, चाइना वो है। चाहे आप गलवान की बात करें, उसके कितने लोग मरे उसने बताया? हमारे अगर 40 मरे हमने बताया। चाइना ने क्या किया क्या नहीं, पूरे विश्व में अगर वायरस है तो चाइना के कारण है, पूरा कुछ अगर है तो चाइना के कारण है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार लोगों से अपील की है, उसका असर हो रहा है। लॉकडाउन किया, अनलॉकडाउन किया है, मन की बात में बात कह रहे हैं, लोग मानते हैं, मान रहे हैं। आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर से बेटर है, हमारी ट्रैवल एजेंसी हिस्ट्री होगी, उनकी लोकल ज़्यादा है, हम लोग सारे करें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, लास्ट में बहुत सी बातें हैं, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। यही जो 3-4 बातें हैं मेन, बार बार कहा अवेयरनेस, डॉक्टर साहब ने यही कहा। बिल्कुल, हम लोग पहनते नहीं हैं, पहनते हैं नीचे करके फिर ऊपर करते हैं, ये करते हैं। इसके ऊपर अवेयरनेस देनी ज़रूरी है। 2 गज की दूरी, जैसे उन्होंने बोला कि जो 3 किस्म का जो ड्रॉपलेट्स है, ये 3 किस्म के जो वायरस हमें फैलता है, उसकी हमें ये हम दूरी रखें। और तीसरा, सैनिटाइजर करें, लोगों को एक अपील करें। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, यही 3-4-5 बातें, बिना मतलब घर से ना निकले बाहर। जिसको कोई काम है वही निकले। आज आपने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आया हूँ, बिल्कुल। अदरवाइज मुझे, हमारे जो बच्चों को मैं बार बार मैं मीडिया में कह रहा हूँ, बिना मतलब मत जाइए कि आप ग्रीन बेल्ट वहाँ गोल मार्केट घूमने के लिए मत वहाँ जाइए। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए ऑनलाइन, आप पहले मंगवाते हैं। आपने मोटरसाइकिल उठाया, किक मारी, चलो वहाँ पे, साइकिल उठाया, किक मारी, चलो वहाँ पे। बिना मतलब घर से ना निकले, अगर हम लोगों को बचना है, जम्मू वासियों को। और सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। सिविल सोसाइटी, आप कह रहे थे कि हमारी एनजीओ नहीं आई, मैं बात करूँ कि सबसे पहले जो ड्राई राशन बांटने का काम किया, हमारी एनजीओ ने किया। सेवा भारती एनजीओ है, उनका संकट मोचन दल बनाया। लगभग कितना मैं उसमें पहले शुरू में जुड़ा था, मैंने 10-15 लोगों से 2-2 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया। जब उन्होंने राशन बांटना ड्राइव, फिर सारे लोग आ गए बांटने वाले। उसके साथ साथ उन्होंने और कई किस्म के
ड्राई राशन, फूड पैकेट्स, काढ़ा एक उन्होंने पेश किया, एक काढ़ा आज आ रहा है, वो काढ़ा हम लोग पी रहे हैं, वो भी हमारे लिए बड़ा वो सिस्टम वो कर रहा है। सिविल सोसाइटी के बिना सरकार कुछ नहीं है। सरकार अगर सरकार चलाती है तो सरकार ऑर्डर करती है, एसओपी बनाती है, उस पर अमल हम लोग कराते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, जो आज तो इलेक्टेड लोग हम ही हैं, कॉर्पोरेटर ही हैं, या सरपंच हैं, पंचीज हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, सब काम कर रहे हैं। इतना भयंकर काम किया इस लॉकडाउन में हमारे लोगों ने, इलेक्टेड लोगों ने, चाहे वो सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, हमारी बहनों ने, माताओं ने घर घर मास्क बनाए हैं, घर घर में आपको बता नहीं सकता है। उसी का ये कारण है हम लोग बचे हैं। सरकार इतने मास्क अवेलेबल नहीं करा सकती, हम कॉर्पोरेशन ही करवा सकते हैं, और कोई नहीं करवा सकता है। फिर भी 10 रुपये का 20 रुपये का मास्क लेके सरकार 10 रुपये का हम बांट रहे हैं, फिर भी कई लोग हमारे कह रहे हैं क्यों 10 रुपये ले रहे हो। तो ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आज से आपके माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, डॉक्टर साहब हेल्थ का बहुत बढ़िया काम हुआ है। अगर इतना टेस्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है? एक सिस्टम है, कमियां रहती हैं, कमियां हैं, ये नहीं होता है। वो हम जम्मू कश्मीर के हैं ना, आरसपुरा के लोग, चावल होते हैं, वो कहते हैं चावलों में भंड होते हैं तो गाँव में पंड होते हैं। तो ये बातें रहेंगी, आगे भी रहेंगी, कमियां रहेंगी। हम सब जहाँ 4 लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता हमारे 5 सब्जेक्टों के 100 में से 100 नंबर आए होंगे, किसी के 100 आए होंगे मैथमेटिक्स के, बाकी 95, 90, 90, 88 भी आए होंगे। इसलिए आज आपके माध्यम से जम्मू वासियों से यही अपील करूंगा, नौजवानों से खासकर, बिना मतलब घर से ना निकले, काम है तो निकले, अदरवाइज अपने घर में बैठे। अगर इस कोरोना वायरस से बचना हमको यही है। क्रिमिनेशन के ऊपर मैंने बोल दिया, हमने अब हम वहीं हो रहे हैं जो आप लोगों ने डिसाइड की, जिस एरिया का क्षेत्र का आदमी है वहाँ हो। मेरे क्षेत्र का था, हमारा क्षेत्र, मेरी वार्ड में क्रिमिनेशन ग्राउंड है, लेकिन वहाँ 15 वार्ड के लोग आते हैं क्रिमिनेशन करने, पूरा कश्मीरी समाज वहाँ आता है। आर्मी का कोई आदमी हो जाए डेथ, पुरानी परंपरा है, आर्मी की डेथ कहीं हो जाए, आर्मी वाले की जो बाहर नहीं जा सकता, वो वहाँ क्रिमिनेशन करने के लिए आता है। इतना सूटेबल है, नहर के किनारे है, सारा सिस्टम है, हम लोग उसको डेवलप भी करा रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा प्रशासन से भी, सिविल सोसाइटी से भी, आप सहयोग करें। जहाँ कोई जिस एरिया का व्यक्ति है, अगर खुदा न खासा डेथ होती है, ऐसे हालात आते हैं, आप साथ होकर पब्लिक को अवेयरनेस करें और उसी स्थान पे करें, उसी स्थान में जिस एरिया में रूटीन में हमारे लोग जाए। डॉक्टर संदीप, यहाँ से अंत में क्या कहेंगे, क्या एक मैसेज जनता को? 5 बातें। किसी भी पेंडेमिक का अल्टीमेट जो यार्डस्टिक होता है वो होता है डेथ्स, कि अल्टीमेटली सब कराक टू के मोर्टेलिटी कितनी हुई। इंडिया इज़ वेरी पॉजिटिव, 3.4%। रिकवरी रेट नंबर 2 63%। फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, कमियां हैं, दिखते हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी है। अच्छा हमारी मोर्टेलिटी है और अच्छा हमारा रिकवरी रेट है। और कुछ मेरी छोटी छोटी दरखास्तें कि वैक्सीन पे इस समय 150 कंट्री लगे हुए हैं, 155 वैक्सीन पे काम हो रहा है और 23 जो हैं फाइनल स्टेज पे हैं। अगर 1 या 2 कैंडिडेट्स भी अगर फाइनल क्रॉस कर जाते हैं और अपनी प्रोडक्शन में आ जाते हैं, दैट विल बी अ गेम चेंजर। प्लीज़ वेट फॉर दैट। तब तक हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। देयर इज़ एविडेंस कि मास्क 65% रिस्क जो है कम करते हैं इन्फेक्शन का, और सोशल डिस्टेंसिंग 90%। 2 गज की दूरी जो है ये 90% आपका रिस्क का कम कर सकती हैं। एंड फाइनली डॉक्टर्स का थोड़ा लिहाज कीजिए। हम 6 महीने से, मैं एक छुट्टी नहीं ली मैंने। हमारे दोस्त, हमारी सिस्टर्स, हमारे अपने पैरामेडिक्स, मेरे टेक्नीशियंस लगातार काम कर रहे हैं, फिटिंग में आ गए हुए हैं, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली लोगों पे अटैक होते हैं। कल आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ। दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल, अनफॉर्चुनेट। और प्लीज़ लास्ट मेरा पॉइंट कि जो पॉजिटिव आते हैं ना, उनके साथ में जो एक आवाम का जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, रिजेक्शन है या डिस्क्रिमिनेशन है, वो बड़ा गलत है। दैट इज समथिंग। बिल्कुल एक चीज मैं आपसे अंत में जानना चाहूंगा, कई लोग आके मास्क धो लेते हैं लेकिन कपड़े चेंज नहीं करते, ना ही धोते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आप बाहर जा रहे, जैसे हम लोग हैं, हम तो एक ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा रिस्क है, तो हम लोग तो दोनों चीज़ों का फॉलो करते हैं। आइडली ऐसे टाइम पे जब आपको पता है कि ड्रॉपलेट्स का रोल है, बालों पे जा सकता है, आपके फेस पे है, नेक पे है, एक्सपोज पार्ट में है, तो बाथिंग तो बनती है। छोटा सा एक मतलब काम है, इससे आपका जो इन्फेक्शन कम हो जाता है। और जो डेली 50 लोगों से मिल रहे हैं, 100 लोगों से मिल रहे हैं, उनका काम ही ऐसा है। दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रैवलर्स हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, अपने पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, उनको चेंज करना और वॉशिंग इज रिकमेंडेड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना को अंकुश लगाने के प्रयास निश्चित तौर पर चल रहे हैं। ऐसे में जहां प्रशासन काम कर रही है, बेशक सिस्टम ओवरलोड है, कमियां निश्चित तौर पर नजर आ रही हैं। मेयर साहब ने कहा कि आने वाले समय में उन कमियों को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाएगा। ऐसे में सभ्य समाज की, हम सब की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम छोटा छोटा योगदान
समाज के लिए नहीं अपने लिए दें तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, कोरोना को हम मात दे पाएंगे। ज़रूरत इस बात की है, जो SOPs हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, कहीं ना कहीं जो 2 गज की दूरी का जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका फॉलो करें और सरकार को अपना समर्थन दें। बेवजह सड़कों पर ना घूमें, जब काम है तभी निकलें। अगर इन चीज़ों का हम फॉलो करें तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर, भारतवर्ष और पूरे विश्व में कोरोना के केसेस की कमी आएगी। ऑनरेबल मेयर साहब, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, आपने एक स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आपने जिक्र किया है। डॉक्टर संदीप जी, प्रदीप गंडोत्रा जी और बलविंदर जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।